Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 16। अगले 2-3 दिन तक मैं अंजलि के सेल पर फोन करता रहा, पर कभी उसने मेरा फोन काट दिया तो कभी उठाया ही नहीं। जब लगातार 3-4 दिनों तक वो ऐसा ही करती रही तो मुझसे रहा ना गया। मैंने तय किया कि मैं उसकी छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज के गेट पर ही पहुंच जाऊं और आमने सामने बात करूं। सो तय समय पर मैं उसके कॉलेज के बाहर पहुंच गया। मैंने अपनी बाइक कॉलेज के गेट के बिल्कुल बाहर ही खड़ी की थी ताकि ना चाहते हुए भी अंजलि की नज़र मुझ पर पड़ जाए। कुछ देर के इंतजार के बाद वो अपनी क्लासमेट के साथ बाहर आई। उसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और एक घुंघराले बालों वाली लड़की के साथ सीधी बस स्टैंड की तरफ बढ़ी चली गई। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया, पर फिर भी मैं सब्र बांधे उसको जाते हुए देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि शायद उसे मुझ पर इस तरह खड़े देखकर तरस आ जाएगा और वो पलटकर मुझे देख लेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर मैंने सीधा उसके पास जाकर बात करने का फैसला किया, मगर जब तक मैं बाइक पर बैठ पाता तब तक वो सड़क पार करके सड़क की दूसरी तरफ पहुंचने वाली थी। मैं यू टर्न लेकर उसके करीब पहुंचा और बाइक उसके बिल्कुल पास जाकर झटके से रोकी। मैंने ब्रेक इस तरह लगाए थे कि पहिए और सड़क की रगड़ की वजह से एक तेज आवाज आई। उस आवाज से उसके साथ वाली लड़की चीख कर उछल पड़ी, पर अंजलि मेरी हरकत की वजह से मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने फौरन हेलमेट उतारा। मेरे चेहरे पर गुस्से के भाव बिल्कुल साफ देखे जा सकते थे, मगर मैंने तब भी अपने अंदर के उबाल को रोके रखा और आवाज में संयम रखते हुए नरमी से कहा, माफ करना, बाइक थोड़ा बेकाबू हो गई। फिर मैंने अंजलि की तरफ वापस घूर कर देखा। मेरी उस नजर से उसकी 2 पल पहले की सख्त नजरें कुछ नरम पड़ गई थी। शायद मेरे इस रवैये से वो भी कुछ हद तक खौफजदा हो गई होगी। मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी शायद वो उस पल की नज़ाकत समझ गई होगी। शायद उसको मुझसे किसी ऐसे खतरे का आभास हुआ होगा कि अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं बिना वजह का बवाल ना खड़ा कर दूं। पर यकीन से कह सकता हूं कि मैं ऐसी कोई भी हरकत तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता जिसमें उसका मान कम हो सकता था। अगले पल वो फौरन चुपचाप खुद ही मेरी बाइक की सीट पर आकर बैठ गई। यह सब देखकर वो घुंघराले बालों वाली लड़की कुछ अचरज में पड़ गई। उसके चेहरे के भावों से मुझे ये तो पक्का मालूम हो चला था कि उसे मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बिना किसी देरी के मैंने बाइक अगले पल नैनी झील के लिए दौड़ा ली। झील तक पहुंचने के सफर में अंजलि और मैं एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। वैसे भी जिस मूड में हम थे तो उस मूड में चलती बाइक पर तेज हवा के झोंकों के बीच क्या ही बात होती। झील पर पहुंचकर हम दोनों चुपचाप एक बेंच पर जाकर बैठ गए। अंजलि, ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ जो पिछले कितने दिनों से बार बार फोन कर रहा हूँ? यार, नाराजगी अपनी जगह है, पर फोन उठाकर कम से कम जवाब तो देना चाहिए, मैंने झुंझलाकर कहा। क्या जवाब दूं? जब जिस इंसान के साथ कोई भविष्य ही नहीं तो वहां संबंध बढ़ाकर क्या करूंगी मैं? उसने भी झल्लाकर जवाब दिया। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो, तुम अभी शादी करना चाहती हो? मैंने अपनी आवाज थोड़ी नीचे की और शांति से बात करने की कोशिश की। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है और ये बात तो तुम भी जानते हो। हाँ तो यार, जो बात अभी करनी ही नहीं उस पर इतना बवाल क्यों? वो इसलिए कि कहीं आगे जाकर तुम ये ना कह दो कि शादी का तो तुम्हारा इरादा था ही नहीं, और अगर तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं तो ऐसे बेमकसद रिश्ते का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं अपनी भावनाएं ऐसे रिश्ते के लिए व्यर्थ नहीं कर सकती। उसकी बातें सुनकर मैं ये तो समझ गया था कि अब बिना किसी ठोस वादे के वो मानने वाली नहीं थी। अगर उसे कोई वादा नहीं दिया जाता तो वो यकीनन ये रिश्ता तोड़ लेती। मैंने उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्यार मोहब्बत करके तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ, दुनिया में सब तरह के धोखे होते हैं, मेरे साथ भी हो जाएगा तो कोई धरती उलट तो नहीं जाएगी। हाँ, मगर मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए अपने जज्बातों की जमीन में मैं तुम्हारा दिया हुआ परेशानी और दर्द का बीज क्यों बोऊं, जहां मैं पहले से ये जानती हूँ कि फल के तौर पर
आंखों में आंसू और होठों पर सिसकियां होंगी। मेरे प्यार को परेशानी का बीज तो ना कहो। चलो, अगर मेरे प्यार की सच्चाई का सबूत शादी का वादा करना है तो ठीक है। आज मैं वादा करता हूँ कि अगले साल तुम जब भी शादी करने को कहोगी तो मैं कर लूंगा। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर रुकते रुकते मुस्कुराहट आ ही गई। सच? पर उस समय मैंने खुद को इसी ख्याल से सब्र दिया कि छोड़ो, फिलहाल तो मामला निपटा, अब आगे की आगे सोचेंगे। मगर फिलहाल इसका शांत होना ज्यादा जरूरी था। तब तक वो मेरे सीने से खुद ही चिपक गई थी। करीब 3 महीने बीत गए थे। सब बढ़िया चल रहा था, काम भी, घर भी और अंजलि भी। एक इतवार, विकी, आज तो तेरी छुट्टी होगी, माँ कॉफी का मग पकड़ाती हुई बोली। हाँ है तो, पर काफी दिन हुए मैं काम की वजह से रॉबिन से मिल नहीं पाया, तो सोच रहा हूँ कि आज उसके घर हुआ हूँ। मैंने कॉफी का घूंट भरा और सहजता से कुर्सी पर बैठ गया। अगर ऐसा है तो तू फिलहाल रॉबिन को छोड़ और हमारे साथ ज्वेलर की दुकान पर चल। माँ भी बड़े इत्मीनान के साथ सोफे पर बैठ गई। ज्वेलर की दुकान? मैं माथा और आंखें सिकोड़कर हैरानी में कॉफी का मग टेबल पर रखकर बोला और पास पड़ा अखबार उठा लिया। हाँ। जिसके बाद माँ ने कॉफी का घूंट भरा। पर क्यों? मैंने कहा और अखबार के पहले पन्ने पर नजर डाली। तू भी बिल्कुल पागल है। कोई ज्वेलर की दुकान में क्यों जाता है गहने खरीदने? इसमें पूछने वाली क्या बात है? हाँ, वो तो मुझे भी मालूम है, पर ये अचानक बिना किसी वजह के गहने क्यों खरीदने हैं, और वो भी किसके लिए? मैंने जब मुद्दे की गर्मी को बढ़ते हुए देखा तो अखबार में आंखें और ज्यादा गड़ा ली ताकि उस जाने की झंझट से बच सकूं। तू पूछ रहा था ना कि माँ इतनी बड़ी रकम बैंक से क्यों निकलवा रही हो, तो वो मैंने इसी काम के लिए निकलवाई थी। सोचती हूँ जब हाथ में पैसा दिख रहा है तो लगे हाथ तेरी होने वाली बीवी और गुड़िया की शादी के लिए थोड़ा जेवर बनाकर रख लूं, क्योंकि आजकल सोना थोड़ा सस्ता है। आज के अखबार में भी मैंने सुबह सोने का रेट देखा था, आज भी रेट अच्छा है, इसलिए आज ही चलेंगे ताकि बाद में अफसोस ना हो। अच्छा, अगर ये बात है तो आज ही खरीद लो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? मैं क्या करूंगा वहां? अरे अपनी बीवी के लिए गहने देखना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे पापा और गुड़िया भी तो जा रहे हैं। इस खरीदारी के लिए 3 पहले ही बहुत ज्यादा है। साथ ना जाकर कम से कम मैं तो अपना समय बचा लूं। मैं अखबार के पन्ने पलटता हुआ बोला। पर छोड़िए, आप चिंता ना करो, मुझे आप लोगों की पसंद पर यकीन है। मैं तब तक अपनी कॉफी खत्म कर चुका था, सो कप लेकर रसोई की तरफ चल पड़ा। देख, फिर मत बोलना कि मेरा पैसा गलत जगह फंसा है, वो ऊंची आवाज में मेरे पीछे से बोली। जब उन्होंने यह बात कही तो मुझे उनकी यह बात कुछ जमी नहीं। दरअसल जब उन्होंने उन पैसों को मेरा कहकर संबोधित किया जो मैंने उन्हें दिए थे, तो मुझे काफी बुरा लगा। मैंने जल्दी से कदम बढ़ाकर रसोई में खाली कप वापस रखा और अगले ही मिनट ड्राइंग रूम में वापस आ गया। देखो माँ, बेकार की बातें ना किया करो। मैं जो भी पैसा कमाता हूँ वो सब आप लोगों के लिए ही तो कमा रहा हूँ, वरना जितना पैसा मैं कनाडा से लाया था उतने में तो मैं अकेला सारी जिंदगी बैठकर खा लूंगा। हाय मेरा बच्चा, मेरी माँ मुझे दूर से ही पुचकार कर खुश हो गई। दोपहर में अंजलि और मैं एक पिक्चर देखने गए। तुम्हें पता है विकी, मेरे कॉलेज वाले हमें ट्रिप पर ले जा रहे हैं, इसलिए जो भी जाना चाहता है उन्हें हफ्ते भर में फीस का पैसा जमा करने को कहा है। क्या तुम नहीं जाओगी? मैंने निगाह सड़क पर रखते हुए ही पूछा। मैं? उसने शक भरी आवाज के साथ थोड़ा चौंक कर कहा। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं? मैंने गर्दन घुमाकर एक निगाह उस पर डाली। तुम पर कोई पाबंदी है? पाबंदी तो नहीं है, हाँ, मगर मैं कभी ऐसे गई नहीं। तो अब चली जाओ। छोड़ो ना, क्या करूंगी। अंजलि, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इस ट्रिप का कोई फायदा उठा ले। मतलब ये कि तुम अपने घर वालों से कह दो कि तुम ट्रिप पर जा रही हो, पर कॉलेज की ट्रिप पर जाने की बजाय तुम मेरे साथ चलो। नहीं विक्की, वो घबराहट का इजहार करती बोली। कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन रखो। मैंने उसमें हिम्मत भरने की कोशिश की। हो गया तो? वो भौवे चढ़ाकर बोली। नहीं होगा ना, हम ट्रिप अच्छे से प्लान करेंगे। पर वो होठ सिकोड़ कर बोली, परवर कुछ नहीं। अब बस आज तुम अपने घर जाकर कह दो कि तुम भी जा रही हो, बाकी सब मैं देख लूंगा।
वो तो ठीक है, लेकिन मेरा कॉलेज तो हमें नैनीताल ले जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम मनाली चलेंगे, मैंने आवाज में दम भर कर कहा। और जाएंगे कैसे? उसने पूछा। स्लीपर बस से। स्लीपर बस? गाड़ी से क्यों नहीं? क्योंकि मैं रास्ते भर खुद को सिर्फ गाड़ी चलाने में व्यस्त नहीं रखना चाहता। वैसे विक्की, इस सब में काफी खतरा लग रहा है, इसलिए मैं कोई फैसला करने से पहले एक दिन सोच लेना चाहती हूँ, उसने बड़े बेचारे चेहरे से विनती भरे स्वर में कहा। ठीक है, पर कोशिश करना कि जवाब हाँ में ही हो। दरअसल इस बात के ख्याल से कि मैं कुछ दिन तक हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा मन तो अभी से ही गुदगुदा रहा है। मैंने खिंची हुई भौहों के साथ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कोशिश करूंगी। कुछ देर में वो अपनी कॉलोनी के गेट पर उतर गई और मैं सीधा रॉबिन के घर चला गया। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। जब मैं रॉबिन के कमरे में पहुंचा तो रॉबिन अपने ऑफिस के काम में मगन था। क्या बात है दोस्त, बड़ा काम वाम हो रहा है? उसने नजर भी नहीं उठाई और अकड़कर इसी एक अधूरे शब्द में जवाब दे दिया। क्या बात है भाई, कुछ नाराज लग रहा है? मैंने पूछा और बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। तूने आज धोखा दे दिया, उसने बड़ी कठोर नजरों से देखते हुए कहा। वो कैसे? मैंने चेहरे पर अब भी एक धुंधली सी मुस्कान बनाए रखी, मगर मन थोड़ा शंका से भर गया था। मैंने तुझे आज सिमरन को उसकी दोस्त के घर से उसके घर वापस छोड़ने को कहा था, पर तू नहीं गया। हाँ, पर तुझे मैंने मैसेज करके बता तो दिया था कि अंजलि ने अचानक मिलने का प्लान बना लिया है। वो मुझे नहीं मालूम, मगर ऐन मौके पर तेरी इस दगाबाजी की वजह से मुझे ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ा और ऑटो में उसको लेने जाना पड़ा। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरानी में पड़ गया। मैं उस वक्त यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वो किस वजह से मुझे दगाबाज कह रहा था। दरअसल मैं समझना चाह रहा था कि वो किस हक से ऐसा कह रहा था। तब वो थोड़ा सा तंजिया तरीके से बोला। हाँ बेटा, अब तू क्यों मेरे काम करेगा? अब लड़की जो मिल गई तुझे। उसका यह ताना सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने खुद पर संयम बनाए रखा। वो उस वक्त अपनी कड़वी जुबान से आगे बोला। तू तो हर वक्त भागा भागा उस अंजलि से ही मिलने पहुंच जाता है। अब दोस्ती निभाने में तुझे क्या दिलचस्पी? अब तो वही सब कुछ हो गई तेरे लिए। दोस्त की तो औकात ही नहीं तेरी नजर में। उसकी ये सब बातें मैं अपने खुले हुए मुंह से बहुत हैरानी से सुन रहा था। मैंने बड़ी सहजता से कहा, ठीक है, अगर तुझे ये लगता है कि तू मेरे लिए मायने नहीं रखता तो यही समझ ले। इतना कहते ही मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। तभी अचानक कमरे में उसकी माँ आ गई। अरे विक्की बेटा, कहाँ चला? अभी तो आया है, अभी से जाने के लिए क्यों खड़ा हो गया? उसकी माँ को भी उस वक्त कमरे के माहौल में कुछ गड़बड़ी लगी। वो टेढ़ी नजरों से पहले अपने बेटे की तरफ देखने लगी और फिर मुझे। उन्हें संदेह इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब भी रॉबिन और मैं एक साथ बैठे होते थे और उसकी माँ आती थी तो हम या तो हंस रहे होते थे या फिर कोई बात कर रहे होते थे, मगर आज पहली बार हम दोनों चुप थे, जिस कारण आज वो अपनी नजरों से यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वहां क्या हुआ था। नहीं आंटी, दरअसल मुझे कुछ काम है, तो मैं फिर किसी और दिन आऊंगा, मैंने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और चला आया। कुछ महीनों पहले तक जब मैं खाली था तो रॉबिन के बहुत सारे काम कर दिया करता था। मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि रॉबिन के पास कोई बाइक और गाड़ी नहीं थी, तो खाली वक्त में मैं उसकी मदद समझकर कभी उसकी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसकी बहन को उसके ससुराल छोड़कर आता था, या कभी आंटी के साथ घर का सामान लेने चला जाता था। पर आज उसका यह रवैया देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिमाग में यह गलतफहमी पाल रखी थी कि उसके काम करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसकी बात पर इसलिए भी हैरान था कि अपनी प्रेमिका को लाने ले जाने को वह काम क्यों बता रहा था। एक प्रेमी को तो यह मुलाकातों का सुंदर बहाना लगता है, मगर वो तो कुछ ऐसे बयान कर रहा था कि जैसे कोई पहाड़ तोड़कर आया हो। रास्ते में आते आते मैं यही सोच रहा था कि मैंने उसके लिए जो भी किया सिर्फ यह सोचकर किया कि वह मेरा दोस्त है, और अगर मैं अपने खाली वक्त में उसके किसी काम आ जाऊंगा तो उसमें हर्ज क्या है। मगर रॉबिन को ये बात समझनी चाहिए थी कि अब मेरे पास अपना खुद का बहुत काम है। उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालकर मैं बमुश्किल अंजलि से मिलना जुलना कर पाता था। अगर वह दोस्त होकर भी इतना नहीं समझ पा रहा तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। मुझे उसके बर्ताव पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था,
तब मैंने फैसला किया कि मैं उसके घर अब तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो खुद अपनी गलती का एहसास ना कर ले। रास्ते में जाते जाते मुझे अश्विन का भी ख्याल आया, जिसे मैं काफी दिनों से याद कर रहा था। मैं उसका नंबर पिछले कई महीनों से कई बार मिला चुका था, मगर उसका नंबर हमेशा बंद जाता था। पता नहीं मेरी किस्मत कैसी थी, जो एक दोस्त मिलता था तो दूसरा छूट जाता था। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने फिर एक बार अश्विन का नंबर मिलाया, मगर जवाब वही था, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह स्विच ऑफ है। और मायूसी से मैंने फोन वापस रख दिया।